पहले वैश जी के यहाँ हाजिरी और फिर धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचना बेकार ही गया। लगता है यहाँ के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर रागिनी देवी की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा और फिर अपनी मर्जी के खिलाफ उसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को घेरना पड़ेगा। मैं वहां से पलटने ही वाला था कि उस शख्स ने मेरी मायूसी भांपते हुए कहा, आपको दीप प्रसाद जी और वाजपेयी से क्या काम है भैया? मेरा मतलब है कोई निजी काम है या? मैंने उस गैर मुतवक्के सवाल का फौरी जवाब सोचते हुए कहा, मैं वैसे तो उन दोनों का भक्त हूँ मगर आपकी पार्टी भी बहुत पसंद है। मैं एक जमाने में हुमायूं नगर में सेवक संघ के जलसे जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन फिर मुझे रोटी कमाने के लिए दिल्ली आना पड़ा और मैं काम धंधों में ऐसा फंसा के सब कुछ भूल गया। मैंने देखा कि वो शख्स मेरी बातें दिलचस्पी और तवज्जो से सुन रहा है, लिहाजा मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, भगवान की कृपा से अब मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और लोकसभा में वाजपेयी के दिल गरमा देने वाले भाषण सुनकर मेरे दिल में भी दोबारा उन जैसे देशभक्तों के साथ मिलकर अपने धर्म और समाज की सेवा का शौक दोबारा जागा है। बस इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, आपके इरादे जानकर बहुत खुशी हुई। दीप प्रसाद जी और वाजपेयी जी से तो आपकी मुलाकात हो ही जाएगी, मगर आप क्योंकि असल में सेवक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप पहले लाल कृष्ण एडवाणी जी से मिल लें। वो जनसंघ और आरएसएस दोनों के बड़े नेता हैं और जनसंघ के दिल्ली यूनिट के सेक्रेटरी जनरल की गद्दी रखने की वजह से पार्टी में उनकी बड़ी आवाज है। वो एक उभरते हुए वकील भी हैं। वो इस वक्त भी अपने दफ्तर में विराजमान हैं और आपका गर्मजोशी से खैर मकदम करेंगे। मैंने कदरे बेदिली से कहा, चले उनसे ही मिलवा दें। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने अकब में विराजमान शख्स से मुखातिब होकर बोला, काशी भैया, इन महाशय को LK एडवाणी जी के पास ले जाओ, बता देना कि ये वैश जी की चिट्ठी के साथ दीप प्रसाद जी से मिलने आए हैं। वो नहीं है तो आप इनसे मिल लें। काशी ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और मुझे पीछे आने का इशारा करके झूमता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। हम गलियारे में पहुंचे और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बिलाखिर एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर काशी ठहर गया। तभी अंदर से एक पतली मगर बारोब आवाज सुनाई दी, हाँ काशीराम, अंदर चले आओ। हम दोनों कमरे में पहुंचे तो देखा कि बड़ी सी मेज के पीछे लगभग 35 बरस का दुबला पतला गोरा चिट्टा शख्स विराजमान है। उसके होंठों पर पतली मूछें और आंखों पर नफीस सी धाती ऐनक थी। मैंने प्रणाम किया तो उसने जवाब देते हुए गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर काशी को सवालिया नजरों से देखा। काशी ने मेरा तारुफ करवाया। एडवाणी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर काशी से कहा, ठीक है तुम जाओ, मगर अनुपम से कहना कि 2 चाय भिजवा दे। वो शुद्ध हिंदी बोल रहा था मगर मुझे उसकी गुफ्तगू में सिंधी तलफ्फुज की झलक महसूस हुई। मैंने जहन में महफूज कर लिया कि उससे बेतकल्लुफी पैदा करने में ये नुक्ता भी काम आएगा, जबकि पहला नुक्ता तो मैं पहले ही तय कर चुका था। मैंने उसकी दावत पर कुर्सी संभालते ही हिंदी में कहा, मैं बता नहीं सकता एडवाणी जी कि आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई है, मगर साथ ही अचंबा भी हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी पार्टी का इतना बड़ा ओहदा आप जैसे जवान उम्र के शख्स के पास हो सकता है। मेरी इस सच्चाई पर मबनी तारीफी दाव का हस्बे ख्वाहिश असर हुआ। एडवाणी जी ने फखर आमेज कहा लगाया और फिर कहा, हमने अपना कैरियर भी तो बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। पता है, मैं सिर्फ 14 बरस की उम्र में राष्ट्रीय सेवक संघ की मेंबरशिप हासिल कर चुका था और जोरों शोर से काम भी शुरू कर दिया था। मैंने वाह वाह कहकर उसे दाद दी। उसने ये तारीफ भी अपना हक समझकर कबूल की। तभी मैंने अगला पत्ता फेंका। कहा, एडवाणी जी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, आपका लहजा बहुत अपना अपना लगा है। इसकी वजह यह है कि आप कुछ सिंधी लहजे में बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें हैरानी की क्या बात है रोहित भैया? मैं सिंधी हूँ तो मेरे लहजे में मेरी जन्मभूमि की झलक कैसे नहीं होगी? मुझे तो 20 साल की उम्र तक भी हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सिर्फ अंग्रेजी और सिंधी जानता था। पढ़ाई अंग्रेजी में और घर और मोहल्ले में सिर्फ सिंधी। मैंने एक ख्याल के तहत जल्दी से पूछा, आपकी जन्मभूमि कौन सी है एडवाणी जी? उसने फखर आमेज लहजे में कहा, मेरा जन्म अखंड भारत के सबसे सुंदर शहर कराची में हुआ था और वहाँ के सबसे शानदार स्कूल सेंट पैट्रिक्स में पढ़ा। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। ये शख्स तो मेरा हम शहर निकला और हमारी उम्र में भी लगभग 10 साल का ही फर्क रहा होगा, यानी उसे बात करते हुए मुझे एहतियात करना पड़ेगी। मगर तभी मुझे उससे अपनी गुफ्तगू मजीद बेतकल्लुफ बनाने का एक और दाव सूझ गया। मैंने उसे मुखातिब करके कदरे शरारती लहजे में कहा, सेंट पैट्रिक स्कूल वाकई बहुत अच्छा था एडवाणी जी, मगर मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूँ कि वो शहर का सबसे शानदार स्कूल था। मेरी बात सुनकर एडवाणी चौंका, फिर हैरान कुन लहजे में बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा रोहित जी। ये कहते हुए उसकी पेशानी पर खफकी की अक्कास बारीक लकीरें नमूदार हुई। मैंने उसकी झुंझलाहट से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, BVS पारसी स्कूल वाले भी 100 साल से कराची का सबसे अच्छा स्कूल होने का दावा करते आए हैं, मगर मेरा दावा है कि NJV स्कूल का ये दोनों किसी भी लिहाज से मुकाबला नहीं कर सकते।
मेरी बात सुनकर एडवानी बाकायदा उछल पड़ा। ताहम उसने अपनी हैरानी पर जल्द ही काबू पा लिया और भर्राए हुए से लहजे में कहा, आप ये सब कैसे जानते हैं रोहित जी? मैंने अपने लहजे में फख्र और मोहब्बत भरते हुए कहा, मैं ये सब इसलिए जानता हूँ एडवानी जी कि आपकी तरह मैं भी दुनिया के मुंतखब शहरों में नुमाया तरीन कराची का बेटा हूँ और भारत माता के दो टुकड़े होने पर अपनी जन्मभूमि से जबरदस्ती जुदा किए जाने पर कभी ना भरने वाला जख्म दिल पर लिए अपने प्यारे बाप और एक भाई की लाशें छोड़कर यहाँ आया हूँ। आखिरी जुमला कहते कहते मेरा लहजा भर्रा गया। एडवानी मेरी बात गौर से सुन रहा था। मेरी बात पूरी होने पर वो बेकरार होकर उठा और मेज के पीछे से निकलकर मुझे गले से लगा लिया। अपना नाटक आगे बढ़ाते हुए मैं उसके कांधे पर सर रख कर रोने लगा। मैंने उसे 2-4 साल बड़ी उम्र वाले शख्स का बहरूप भर रखा था, मगर वो मेरे सर की पुश्त थपक कर किसी बुजुर्ग की तरह दिलासा दे रहा था। मुझे डर था कि आंसुओं की कमी की वजह से मेरे नाटक का भेद न खुल जाए, लिहाजा मैं जल्द ही एडवानी से अलग हो गया। उसने शाने पर थपकी देकर मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठा लिया। अपनी कारकर्दगी मजीद पुरतासुर बनाने के लिए मैं अपना चेहरा कोहनी के खम में छुपाए गोया अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। तभी एडवानी की भारी आवाज सुनाई दी। बोला, मैं बता नहीं सकता कि अपनी सुंदर जानम नगरी कराची की गोद में पलने बढ़ने वाले किसी बासी से मिलकर मुझे कितनी खुशी होती है, मगर तुम्हारी दुख भरी कथा ने मेरा सीना चीर दिया है रोहित भैया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दुष्ट हट धर्म नेताओं ने भारत माता के टुकड़े तो किए ही हैं, तुम्हारी तरह के लाखों हिंदुस्तानियों का जीवन भी नष्ट कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैंने उसी तरह कोहनी के खम में आंखें छुपाए एक जोर की सुस्की भरी। इस पर एडवानी ने उसी हमदर्दाना लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, वो तो मेरे पिता किशन चंद अडवाणी ने ठीक समय पर बदलती हुई हवा का रुख भांप लिया था और अपना कारोबार समेटने और सारी जायदाद औने पौने बेचकर बम्बई शिफ्ट हो गए थे, वरना भगवान जाने हम सब पर क्या बीतती। मैंने बिलाखिर अपना चेहरा दोबारा बेनकाब किया और धीमे लहजे में बोला, मेरे पिता श्री मुरली शेखर जूना मार्केट की पान मंडी के अच्छे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने देश के बंटवारे से 4 ही साल पहले रनछोड़ लेन में नया फ्लैट खरीदा था और 1 साल से मेरे ब्याह की जोरों शोर से तैयारी चल रही थी, परंतु सब बर्बाद हो गया। मेरे पिता बलवाइयों के हाथों जख्मी होने के बाद किसी के हाथ भाग निकलने का संदेश हम तक न पहुंचाते तो मुझे भी बलवाई मेरी माँ और बहन समेत मार डालते। हम तीनों बस तन के कपड़ों के साथ छुपते छुपाते खोखरा पार के रास्ते जोधपुर पहुंचे थे, मगर अजनबी जबान की वजह से हमें वहां से हुमायूं नगर शिफ्ट होना पड़ा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरी मन घड़त कहानी का उस घाघ शख्स पर खातिर खा असर हुआ है और मैं पहली ही मुलाकात में उस पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गया हूँ। एडवानी ने मुझसे मजीद हमदर्दी का इजहार करने के बाद कहा, मैंने उस शैतानी बंटवारे में बेशक तुम्हारी तरह अपने लहू के रिश्तों में से किसी को नहीं खोया, मगर आज जीवन में पहली बार तुम्हारे सामने अपना भेद खोल रहा हूँ कि इस जुल्म के कारण मेरे दिल ने भी एक कारी घाव झेला है, जिससे आज 13-14 साल बाद भी लहू रिश्ता है। एडवानी के लहजे में जज्बात का भारीपन महसूस करके मुझे खुशी हुई। इसका मतलब है उससे अपनायत का रिश्ता उस्तवार करने की मेरी कोशिश रंग ला रही थी। मैंने अपने लहजे में इश्तियाक भरते हुए कहा, कैसा जख्म एडवानी भैया, अब भेद का जिक्र कर ही दिया है तो पूरी बात बता दो। एडवानी ने एक सर्द आह भरकर कहा, सेंट पैट्रिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पिता ने मुझे हैदराबाद के गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी में दाखिल करवाया था। एक छुट्टी के दिन वहाँ की मनोरंजन की सबसे मनपसंद जगह रानी बाग में एक लड़की मन को भा गई। पीछे लगकर कोशिश की तो पता चला कि उसका नाम पेट्रिशिया जॉर्डन है और वो दादन शाह के पाड़े में सेंट मैरी में पढ़ाती है। किसी न किसी तरह उसका दिल भी जीत लिया और माता पिता भी बीए के बाद उसके घर रिश्ता मांगने के लिए तैयार हो गए, परंतु एडवानी ने अपनी बात अधूरी छोड़कर सर्द आह भरी। उसे मजीद कुछ न कहने पर आमादा पाकर मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, तुम्हारा दुख भी कुछ कम लहू रुलाने वाला नहीं है एडवानी भैया। पंडित नेहरू, जिन्नाह और उनके चमचों ने अपनी सियासत चमकाने और अपने अपने चुंगल में आने वाले देशों पर राज जमाने के लिए भारत माता के बच्चों की पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर दी। जिन्नाह को भगवान ने जल्द ही नर्क भेज दिया, परंतु नेहरू कुंबे की तो अगली पीढ़ी भी बच्चे कुचे भारत पर दांत जमाए बैठी है। मैंने अपनी समझ के मुताबिक राष्ट्रीय सेवक संघ और एडवानी के सियासी फलसफे के मुताबिक बात की थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने ये सब कहकर एडवानी की दुखती रग छेड़ दी है। उसने कांग्रेस की सेकुलर सियासत, देश के वासियों की महात्मा गांधी से मोहब्बत कैश करवाने और गरीब हिंदुस्तानियों की गुर्बत खत्म करने में नाकामी पर गम गुस्से से भरा अच्छा खासा लेक्चर झाड़ दिया। वो जैसे ही दम लेने के लिए रुका, मैंने वो पत्ता फेंक दिया जिसके लिए मैं ये सब जाल फैला रहा था। मैंने कहा, वैसे तो भारत माता के बंटवारे में असल खिलाड़ी होने के कारण मुझे कांग्रेस से हमेशा से नफरत है, परंतु अब नेहरू सरकार ने अखंड भारत का अटल उसूल बिल्कुल भुला दिया है।
और कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले और आधे हिस्से पर कब्जे के बावजूद उसकी डिक्टेटर सरकार से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। मेरा ये दाव भी कामयाब रहा। अडवाणी ने मेरी बात पूरी होते ही पुरजोश लहजे में कहा, हम दोनों की सोच तो एक ही जैसी है रोहित जी। नेहरू और उसकी कांग्रेस के साथ हमारा यही तो झगड़ा है। एक तो भारत माता के टुकड़े कर दिए और उसके बाद बचे कुचे देश पर हमले करने वाले दुश्मनों के साथ यारी गांठी जा रहे हैं। कश्मीर पर कब्जा करने वाले भारत की तो क्या बात करते हो भाई। अब तो भारतीय इलाकों तिब्बत और अक्साई चिन पर कब्जा जमाए बैठे कट्टर दुश्मन चीन से भी पक्का याराना बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री पिछले साल ही यहाँ का चक्कर लगा कर गया है, परंतु अब फिर उसका स्वागत करने की तैयारियां चल रही हैं। मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए गंभीर लहजे में कहा, ये मेरे पिता और भाई जैसे हजारों शहीदों के लहू से गद्दारी है अडवाणी जी। इन देशद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष वक्त की पुकार है और ये बहादुरी का काम इस देश में सिर्फ राष्ट्रीय सेवक संघ कर रहे हैं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं भी राम सेवक बनकर इस देश में राम राज लाने के लिए लड़ना और जान देना चाहता हूँ। मैंने अपने लहजे और चेहरे के तासुरात में जोश जज्बा भरने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा कि मेरे जज्बाती इजहार ख्याल से मुतासिर होने की बजाय अडवाणी के चेहरे पर अचानक संजीदगी छा गई। उसने जवाब में महज असबात में सर हिलाने पर इक्तफा किया और फिर सरसरी लहजे में बोला, मैं तुम्हारे देशभक्ति के जुनून को सराहता हूँ। तुम कल सुबह आकर बनवारी काका से मिलो, वो तुम्हें राष्ट्रीय सेवक संघ में लेने के लिए तुम्हारी जांच परख करेंगे, परंतु ध्यान रहे कि हमारे करता धरता सरकारी घुसपैठियों का दाखिला रोकने के लिए बहुत कड़ी छान फटक करते हैं और पुरखों तक का रिकॉर्ड खंगालते हैं। मैं अडवाणी के अंदाज में लाताल्लुकी की झलक पाकर खासा दिल बर्दाश्ता हो गया था। गालिबन मेरी ओवर एक्टिंग ने अडवाणी जैसे खुर्रांट शख्स को चौकन्ना कर दिया था, बल्कि शायद वो मेरे हवाले से शुकूक में मुब्तला हो चुका था। यानी मेरी जरा सी बेएहतियाती से मछली फंसते फंसते चारे से मुंह फेर कर दूर चली गई थी। बहरहाल ये इब्तिदाई कोशिश खातिर खा कामयाब न होने के बावजूद अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अपने लहजे में गर्मजोशी बरकरार रखते हुए कहा, सख्ती से जांच परख करना तो बहुत अच्छी बात है अडवाणी जी। मुझे विश्वास है कि मैं कल बनवारी काका को मुतमईन कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत दिलजोई की। मैं चंद मिनट मजीद वहाँ रुका, मगर कोशिश के बावजूद अडवाणी को दोबारा बेतकल्लुफी की तरफ लाने में कामयाब न हो सका। हमारा तर्ज तखातुब तुमसे बदल कर एक बार फिर आप पर चला गया था। बिलाखिर मैंने दोबारा मुलाकात की इजाजत लेकर उससे इजाजत ली। उसने लगभग रूखी अंदाज में हामी भर ली। मुझे लगा कि वो दोबारा मुझे अपने करीब आने का मौका नहीं देगा। अपनी मेहनत बर्बाद होने पर बदमजा सा होकर मैं वहां से निकल गया। अपनी गाड़ी में बैठकर निरोला हाउस वापस जाते हुए मैं इस कश्मकश में था कि वैश जी से इतनी मोहब्बत के बाद हासिल करदा तारुफी चिट्ठी इस्तेमाल में लाते हुए दीप प्रसाद से मुलाकात की कोशिश करूं या न करूं। कहीं अडवाणी वाले इस एडवेंचर की वजह से मेरे दीप प्रसाद और अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए राष्ट्रीय सेवक संघ में घुसने की ये तरकीब भी पहले ही बर्बाद तो नहीं हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे नईम इकबाल साहब के मशवरे से इस मामले पर किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।